उमैर भाई से पूछते हैं कि सर आप इधर आए हुए हैं पीएचडी पे, और पीएचडी के पाकिस्तान से कोरिया गए आप मास्टर्स करने के लिए? मेरा पाकिस्तान वो पेड था क्योंकि ये इजी रूट है, वहीं पे कर ली पीएचडी। इजी रूट है क्योंकि आप उसके अलावा फिर मैं एक वक्त आया मैंने फ्रांस में और इर्द गिर्द भी थोड़ा अप्लाई करना शुरू कर दिया। कंसल्टेंट के पीछे जाना है वो अप्लाई ना करे, अप्लाई ना। यार मैं सोच रहा था कि काफ़ी दिन से ना हमारा सिर्फ और सिर्फ मस्ती मजाक वाला कंटेंट आ रहा है और कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट नहीं आ रहा यार। तो आज क्यों ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए, वो भी बहुत डिमांडिंग टॉपिक पे। बहुत कम लोग बात करते हैं इस पे, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जर्मनी के बहुत कम लोग बात करते हैं इस पे। तो हमने कहा यार हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं यहाँ पे उमैर भाई, जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे पीएचडी के प्रोग्राम में आए हुए हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं यार पीएचडी के लोगों के लिए कि भाई पाकिस्तान से अगर आप यहाँ पे पीएचडी करने आओ तो क्या क्या सीन है। मैंने सुना है कि यहाँ की पीएचडी जो है वो पेड है और आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। बाकी बातें उमैर भाई के साथ। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग लाइफ इन जर्मनी में। हमजा अफसार, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन को भी दबा दो। कंटेंट बना रहा है आपके भाई आपके लिए कंटेंट, और इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करो ही करो, वहाँ तो बहुत मजे मजे की रील्स आएंगी, बहुत मजे की। चलो उमैर भाई के पास चले। तो भाईजान आप लोगों को मैंने कहा था उमैर भाई से हमने मिलना है। उमैर भाई जो है वो गुजरावालों से उनका ताल्लुक है। अब ये इंटरव्यू होना नहीं है क्योंकि आपको पता है मैं इतना सीरियस कंटेंट नहीं बनाता और ना मुझसे इतना सीरियस कंटेंट बनता है और ना मेरी ऑडियंस इतना सीरियस कंटेंट देखना चाहती है। अब उमैर भाई के साथ हमने थोड़ी गपशप लगाएंगे, बातचीत करेंगे, उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है अभी तक का उमैर भाई से वो पूछते हैं। तो उमैर भाई अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक, आप सुनाएं। काफी अरसे बाद आप पकड़े गए हैं, 2 हफ्ते से आपको मैं कह रहा था सुबह और अब बस। हाँ सुबह और अब अभी थोड़ी देर पहले ही मिले थे लेकिन वीडियो के लिए आप नहीं पकड़े जा रहे थे ना, मसला ही है। बिजी पकड़ लिया। पाकिस्तान गुजरावाला से जितने लोग देख रहे हैं सबको सलाम। गुजरावाला से ही है ना? हाँ देखो मुझे याद है। अच्छा भाई अभी हमने चलना है, थोड़ा सा आगे पीछे जाते हैं, अच्छी सी लोकेशन ढूंढते हैं और उसके बाद उमैर भाई से पूछते हैं कि सर आप इधर आए हुए हैं पीएचडी पे, और पीएचडी के बड़ा लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि पीएचडी के बारे में बताएं, पीएचडी के बारे में बताएं। तो आज हम पीएचडी का डिटेल में आपको सब कुछ बता देंगे, जितना हमें पता है हम सब बता देंगे आपको। तभी चलते हैं कोई लोकेशन ढूंढने। भाई अब हमने जानना है उमैर भाई से कि जर्मनी उमैर भाई पहुंचे कैसे और किस तरह से पहुंचे। तो उमैर भाई जर्मनी किधर, क्यों, कैसे, वो भी पीएचडी के लिए? तो मैंने मास्टर्स तो वैसे कोरिया से किया था, साउथ कोरिया से। तो कोरिया से मैंने मास्टर्स करके उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान से कोरिया गए आप मास्टर्स करने के लिए? मेरा पाकिस्तान वो पेड था कोरिया में मास्टर्स स्कॉलरशिप था। कोरिया में चाइना वगैरह में अच्छी बात ये है कि स्कॉलरशिप्स बहुत है, मास्टर्स में मिल जाते हैं। वो तो कुछ स्टाइपेंड भी मिलता रहता है ना आपको मेरे ख्याल से। तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, बड़े अच्छे लोग $1000 तक भी ले रहे हैं मास्टर में स्टाइपेंड। अच्छा हाँ 1000 से ज्यादा। क्या करना आपने जर्मनी आगे कोरिया जाओ? नहीं अच्छी ऑप्शन है अगर आपने पीएचडी करनी है फॉर एग्जांपल यहाँ से जर्मनी से या कनाडा यूएस से, तो बेहतर है आप चाइना चले जाएं और आप या कोरिया चले जाएं, वहाँ से मास्टर करो। मास्टर में आपको फंडिंग भी मिलेगी, रहने के पैसे भी मिलेंगे, तो उसके बाद फिर आप उधर अपना प्रोफाइल बिल्डअप करो। काफी लोग मेरे काफी कोलीग्स थे उन्होंने यही किया। कोरिया में इजी हो जाता है फिर आना मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तो वहाँ पे आपके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं, फिर आप अप्लाई आराम से करते हो और आपका फिर प्रोफाइल अच्छा बन जाता है। पब्लिकेशंस कर लो फॉर एग्जांपल, मास्टर्स में वहाँ पे कॉमन है कोरिया में। तो लोग मेरे काफी कोलीग्स थे वो कोरिया से डायरेक्ट चले गए, कोई कनाडा चला गया। काफी मेरे कोलीग्स जर्मनी भी आए और लोग यूएस चले गए। भाई जो उमैर भाई बता रहे हैं ना, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ और सारी चीजें लिखना शुरू कर दो, क्योंकि उमैर भाई जो अभी बातें करने लगे हैं ना। उमैर भाई कितना एक्सपीरियंस है पहले ये बताओ? किससे? अच्छा मैंने टोटल आपका जो आप पाकिस्तान से निकले हुए हैं और जो एजुकेशन आपने डिफरेंट जगहों पे हासिल की, सब कुछ मिला के कितना एक्सपीरियंस है? मुझे हो गए 10-11 साल हो गए हैं। 10-11 साल का एक्सपीरियंस है। तो अब कॉपी पेंसिल निकालो और लिखना शुरू हो जाओ, क्योंकि ये चीज काम आनी है भाई, बहुत काम आनी है। जी उमैर भाई कंटिन्यू। तो बस ये कि मैं तो मास्टर्स करने गया साउथ कोरिया, मैंने वहाँ पे मास्टर्स किया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी मेरी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी। लेकिन जो जनरल ट्रेंड था वहाँ पे कोरिया में, जो लोग आते थे पाकिस्तानी, वो वहाँ पे मास्टर्स किया साथ ही पीएचडी का, क्योंकि ये इजी रूट है, वहीं पे कर ली। इजी रूट है क्योंकि आपको लैब में फंडिंग मिल जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा गलत भी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पीएचडी में तो आप आई थिंक जॉब की तरफ जाओ, जॉब देखो और अपने आप को डेवलप करो, बाद में पीएचडी करनी है कर लो। लेकिन आई थिंक 95% 96% लोग यही रूट उठाते हैं। वो एक लूप में रहते हैं ना, वो उन्होंने एफर्ट्स नहीं करनी होती है, इस वजह से वो
बस वही कहते हैं जी मिल रहा है तो खाओ। यस यस, हाँ। ये लोग बल्कि ये डायलॉग भी ये लोग होंगे जब चल रहा है सिस्टम। हाँ तो चलाओ। तो यार मैंने जॉब स्टार्ट कर दी कोरिया में, मैंने वहाँ पे 3 साल जॉब की। अच्छा। लेकिन ये कि मुझे ना वहाँ पे थोड़ा लग रहा था कि ग्रोथ नहीं है इंडस्ट्री में, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर बहुत ज्यादा था। मेरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी। अच्छा। इवन देन आई वाज द ओनली फाउंडर लाइक। ओह या जबरदस्त। अब फिर मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि गल्फ जाना है, क्योंकि गल्फ हमेशा माइंड में था यार, गल्फ में लोग सेट हैं और गल्फ में अगर आपको अच्छी सैलरी मिल जाए गल्फ मूव कर जाओ। तो मैं अब जो उमर भाई का सेकंड फेज है ना गल्फ का, उमर भाई वो बैठ के करते हैं। चलो ठीक है, टांगे कमजोर सी टांगे हैं मेरी, थक जानी है ये। चलो बैठो। आप तो माशाल्लाह से 10 साल से वो जो सफर करता है वो चलता रहता है। हम तो अभी आए हैं मेरे भाई, अब करना तो पड़ेगा। आपके फुटस्टेप फॉलो कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। खैर अभी हम जरा कहीं जगह देखते हैं बैठने की, और उसके बाद मजीद इन्फॉर्मेशन बैठने की जगह के बाद आपके साथ, क्योंकि उमर भाई का अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है। कोरिया के बाद उमर भाई गए थे गल्फ, अब गल्फ का फेज शुरू होने लगा है। तो नाउ द फेज ऑफ गल्फ। उमर भाई गल्फ, तो गल्फ में मैं तो कतर गया, मुझे कतर में जॉब। किस लिए गए थे? जॉब के लिए गए थे? कोरिया से आपको कतर से जॉब ऑफर आई? हाँ, मुझे ओके ठीक है। मैं वहाँ से कतर चला गया। कतर मुझे बहुत पसंद आया। वैसे मैं जब गया मैंने सोचा यार कि ये तो यहीं पे सेट हो जाए बेहतर है, क्योंकि उसकी मेन रीजन ये थी कि एक तो फूड का मसला, फूड यस नहीं था, कल्चर बिल्कुल हमारा देसी वाला, अच्छा नमाजों का सिस्टम बड़ा परफेक्ट। आप नमाज का टाइम है उठ के नमाज पढ़ लो जाके, आप ओवरऑल हर चीज बहुत परफेक्ट लगी। परफेक्ट यस। तो फिर मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट की। मैंने बड़ा एंजॉय किया। वैसे मैं ऑलमोस्ट 4.5 साल कतर में रहा। हाँ बड़ा एंजॉय किया। फिर मैंने हर कतर से, जब मैं कतर में था ना उस वक्त मैंने देखा कि जो मैं बैटरीज पे काम करता हूँ, लिथियम बैटरीज में, तो मैंने देखा कि लिथियम बैटरी की मार्केट बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी। ठीक है। अब अगर मैंने इसी फील्ड में रहना था कतर वाज नॉट द राइट प्लेस। फिर मैंने डिसाइड किया कि कतर से बाहर निकले आप, ठीक है, अब पीएचडी करें। उसकी वजह ये थी कि मैं डायरेक्ट जॉब भी सर्च कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ी सी एक्सपर्टीज और डेवलप हो जाएंगी। यस। तो फिर मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया जो कि मैं उनको अच्छे मेंटर समझता हूँ। उन्होंने मुझे, एक बंदे ने कहा कि तुम जर्मनी जाओ। उसकी खुद पीएचडी जर्मनी से थी। उसने कहा जर्मनी इज अ गुड प्लेस, और वहाँ पे और इंडस्ट्री भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है जर्मनी की, ऑटोमोटिव है। ये तो ऑटोमोटिव वालों के लिए तो ये सोना है मेरे ख्याल से जर्मनी, क्योंकि गाड़ियाँ और इन सब चीज़ों में ये बहुत आगे हैं, तो इस वजह से यस बिल्कुल टेक्निकली बहुत साउंड है। फिर मैंने जर्मनी को ही टारगेट किया। तो मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 6-7 मंथ्स लगे थे टोटल पीएचडी की पोजीशन मतलब के लेने में। उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक था कि मैंने इस टॉपिक पे काम करना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कम जगह पे अप्लाई कर रहा था। तो उसके अलावा फिर मैं एक वक्त आया, मैंने फ्रांस में और इर्द गिर्द भी थोड़ा अप्लाई करना शुरू कर दिया था। अच्छा उमर भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आए चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ना मेरे जहन में एकदम से आया है कि मुझे ये बताएं, ये जो आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना आपने शुरू किया था, आपको कितना एक अरसा लगा था टोटल इस सबको इस टारगेट को अचीव करने में? और ये जो जर्मनी का प्लान था, ये जो पीएचडी आपने सिक्योर करनी होती है, बहुत मुश्किल है, आसान है, कैसी है कैसी नहीं है, थोड़ी इस बारे में बताइएगा। तो मुझे तो लग गए थे 6 to 7 मंथ्स, ऑल तो मेरा प्रोफाइल काफी अच्छा था। ठीक है। लेकिन मैंने बताया ना रीजन मेरी ये थी कि मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक था, मैंने इस टॉपिक पे काम करना है, तो मैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं कर रहा था। रिजेक्शंस आ रही थी? रिजेक्शंस तो नहीं आई, लेकिन वो रिप्लाई नहीं आते। रिप्लाई रिप्लाई नहीं आते प्रोफेसर्स को या जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अच्छा, उनको मैं सिर्फ अकेला अप्लाई नहीं कर रहा, मतलब 1000 लोग रोज अप्लाई कर रहे हैं। हाँ। तो वो ईमेल्स देखते ही नहीं है, मसला ये है। हाँ, तो उस वजह से फिर वो हाँ थोड़ा चांस वाली बात ही है। अच्छा मुझे एक और चीज ये बताएं, जो आपकी पीएचडी है इसमें सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? क्योंकि देखिए सर, हम मास्टर्स करने आते हैं ना, तो हम ये कर रहे होते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, हम स्टूडेंट वर्किंग जॉब करते हैं तो कर लेते हैं। आप लोग भी सेम स्टूडेंट वर्किंग या पार्ट टाइम या कुछ फुल टाइम, किस तरह आप लोग सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होती है? जर्मनी में ना एक तो दाद के थ्रू आते लोग, तो वो स्टूडेंट वो होते हैं स्कॉलरशिप। ओके। पे दाद पे लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो जब वो जर्मनी आते हैं वो स्टूडेंट वीजा पे होते हैं। ओके। लेकिन मैं स्टूडेंट वीजा पे नहीं हूँ। आप दाद के थ्रू नहीं आया? ओके। ये दूसरा रूट है। इसमें क्या सिंपली आपने प्रोफेसर्स को कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है। इन माय केस मैंने प्रोफेसर को कांटेक्ट नहीं किया। ओके। मैंने रिसर्च सेंटर्स देखे, जो मेरी फील्ड में रिसर्च सेंटर्स। आपने डायरेक्ट अप्रोच किया रिसर्च सेंटर्स को? रिसर्च सेंटर की ओपनिंग्स होती हैं डिफरेंट। ठीक है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ओपनिंग लगाई होती है। ठीक है। तो मैंने रिसर्च सेंटर की पोजीशंस देखी, मुझे 1-2 पोजीशंस नजर आई, मैंने वहां अप्लाई किया। ठीक है। फिर वहां से मुझे इंटरव्यू की कॉल आई। ओके। फिर पहले मुझे कॉल मतलब कि डायरेक्ट मोबाइल पे कॉल आई। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वीडियो इंटरव्यू बुलाया, मुझे प्रेजेंटेशन देने को बोला। उसके बाद फिर मेरी सिलेक्शन हुई। तो इसमें ये होता है कि इसमें ये स्टूडेंट वीज़ा नहीं होता, इसमें होता है एज अ वर्किंग वीज़ा होता है। ठीक है। लेकिन एज आप 100% जॉब नहीं कर रहे होते। 100% भी होती है मेरे केस में। उमर भी अप्रोक्सीमेटली जो एक रिसर्चर है, अगर बताना चाहें तो अराउंड, क्योंकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लाइक हाउ
कितना एक अप्रोक्सीमेटली वो अर्न कर सकते हैं अगर वो रिसर्च पे आते हैं? तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपको 100% कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए ना, 100% कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपकी फुल जॉब है, फुल जॉब, ओके, प्रॉपर जॉब जो आप इंडस्ट्री में कर रहे हो। तो मतलब उसके जो, हाँ 2600 2700 2800 होगा, मतलब वही 60-65,000 70,000 जो पर ईयरली जो एक अच्छा एक यहाँ पे वर्किंग मैन कमा रहा है, 60,000 यूरो पर ईयर बनती है। ठीक है, ठीक है। मेरे केस पे जब मैं आया मुझे तब 50% ऑफर हुई थी, ओके, लेकिन फिर मुझे चेंज करनी पड़ी पोजीशन, अब फिर मेरी 75% हो गई, ठीक है। तो इट्स अ गुड मनी आई थिंक। एग्जैक्टली, यस। आप साथ एक टारगेट अचीव कर रहे हैं ना, आप पर्टिकुलर आप पीएचडी भी कर रहे हैं साथ, अगर आप अर्निंग भी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सही है। जो होता है ना 75% इज बेटर देन 100%, क्योंकि 100% पे फिर आपको वर्कलोड बहुत होता है। बहुत एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, ये उमैर भाई खैर हमारे फ्लोर पे ही रहते हैं, मेरे और एहसान जब हम, लेकिन उमैर भाई को हमने ना अक्सर काम करते हुए देखा है। यानी उमैर भाई सुबह सुबह कभी जाना हो, सुबह उठ के जल्दी, तो उमैर भाई सुबह 6 बजे भी उठ के जा रहे होते हैं, फिर वापस भी काफ़ी लेट आ रहे होते हैं। तो उमैर भाई को हमने काम करते हुए बहुत देखा है। काम करना पड़ता है, क्योंकि अब जैसे मैं जिस बंदे के साथ काम करता हूँ ना, वो बड़ा अच्छा बंदा है। उसने मुझसे पौने 4 साल में नहीं पूछा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे। तो इन द एंड क्या होगा, अगर मैं काम नहीं करूँगा ना, 3 साल बाद फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और फिर मुझे यहाँ से जाना पड़ जाएगा, और मैं किसी से ये नहीं कह सकता मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, ये प्रॉब्लम है। तो मेरे कोलिग्स हुए हैं, कोलिग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, उनको जाना पड़ा। तो ये है कि इसलिए काम करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है, जनरली पुश नहीं करते लोग। अच्छा उमैर भाई, बस आखिर में 1-2-3 चीज़ें आखिर में मुझे ये बता दें कि पीएचडी वाले किस रूट के जरिए अप्लाई करें। एक माइंड रोड, एक मैप बता दें उनको कि भाई आप इस रोड के जरिए, इस मैप के जरिए अप्लाई करोगे, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सरसरी से बताइएगा। क्योंकि अब असल में ये है कि हम वीडियो तो बना लेंगे, उसमें फिर लोगों के क्वेश्चंस राइज होते हैं। जब वो क्वेश्चंस राइज होते हैं ना, तो वो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि फिर एक तो बिजी होता हूँ, दूसरी फिर ये काम शाम बड़े हैं, आपको पता है यहाँ पे लाइफ कितनी बिजी है। तो वो लोग अगर हम आधी वीडियो बना के छोड़ दें तो वो फिर फ़ायदा नहीं है उसका। मैं कह रहा हूँ एक रोड बता दें, एक मैप बता दें कि भाई इसके आपने ज़रिए आना है, ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह से आपने स्कॉलरशिप अचीव करनी है और इस तरह आप पीएचडी कर सकते हो। थोड़ा सा बता दीजिएगा उसके बारे में। यार देखो, आई थिंक सारे ऑप्शंस ओपन होने चाहिए। आप डार्ट के थ्रू भी अप्लाई करो, ठीक है, और रिसर्च सेंटर्स की वेबसाइट्स भी देखो। इवन जर्मनी में कंपनीज भी पीएचडी ऑफर करती हैं। लेट्स सपोज BMW, Daimler, Mercedes, Volkswagen, ये मैं ऑटोमोटिव की हर कंपनी पीएचडी ऑफर करती है। मैं भी पिछले दिनों देख रहा हूँ, अभी BMW में एक पीएचडी की ऑफर आई हुई है। तो अब इसका मतलब है कि आप कंपनीज की वेबसाइट भी देखो, वहाँ पे पीएचडी कहाँ पे हैं। और इवन ये जो पोर्टल होते हैं, जो मुझे पोर्टल का नाम नहीं याद आ रहा, इस पोर्टल में भी सारी ये जॉब्स होती हैं। तो मसला सबसे बड़ा पाकिस्तानियों का ये है कि हम लोग ना कंसल्टेंटों के पीछे लगे हुए होते हैं। तो चलो छोड़ो, अभी पता है एक और क्या आना है, ये वीडियो के बाद ना मुझे अक्सर लोगों के ये मैसेज भी आने हैं, भाई जरा उमैर भाई से पूछिए कंसल्टेंट बता दो किसके जरिए। तो मसला ये है कि अब हम कुछ खुद नहीं करना चाह रहे। अब जिस तरह मेरा केस है ना, मास्टर्स का, खैर पीएचडी तो एक ऊपर लेवल पे आ जाती है, मास्टर्स एक एवरेज लेवल है जो हर बंदा ट्राई कर रहा है। मास्टर्स के लिए लोग ना यूट्यूबर्स ही हैं, हजार यूरो चार्ज कर रहे हैं उस काम करने का जो मैंने काम का एक मेरा पेनी नहीं लगा, नॉट इवन सिंगल अ पेनी जिस काम को करने पे मेरा नहीं लगा। लेकिन लोग दे रहे हैं तो यूट्यूबर्स दे रहे हैं ना, अगर मैं दूंगा नहीं तो यूट्यूबर्स नहीं लेंगे उनको वो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, जस्टिफाई इसलिए कि वो अपना टाइम निकाल के आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, बट वो सब खुद कर सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये कमेंट ना करना शुरू कर देना और ये मैसेजेस ना करना इंस्टाग्राम पे कि उमैर भाई से पूछ के कंसल्टेंट बता दें, क्योंकि ये काम आपने खुद करना है, ये एफर्ट्स आपने खुद करनी है, तो फिर ये अचीव होगा। कंसल्टेंट के पीछे जाना है वो अप्लाई ना करे, एग्जैक्टली। तो हर चीज इतनी आसान है कि बिल्कुल आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो बाकी ये है कि डॉक्यूमेंट्स, टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैं आया, मैंने डार्ट में अप्लाई नहीं किया, मुझे डार्ट का डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं, ठीक है, मेरे माइंड में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। मुझे पता था मैंने अप्लाई करना है। जनरली ट्रेंड ये है बस सिंपली सीवी अपलोड करनी है अपनी, जो आपने काम किया है, अपनी सीवी सेंड की। फॉर एग्जांपल पोजीशन आई, मैंने ईमेल कर दी अपनी सीवी, ओके, मैंने एक शॉर्ट सी ईमेल लिखी, लंबी नहीं, कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन दिस ब्ला ब्ला ब्ला, ओके, और ज्यादा लंबा ईमेल नहीं करना, ठीक है। जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मेरा इंटरव्यू हो गया, जब उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम ऑफर कर रहे हैं ये, फिर वो आपको खुद हेल्प करेंगे सब चीजें करने में, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दो, ये कर दो, ये कर दो, या इवन मुझे पुलिस सर्टिफिकेट क्लियरेंस भी करानी पड़ी जर्मनी से, ठीक है, वो आपको सारा गाइड करेंगे, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, जब डार्ट में आप अप्लाई करेंगे ना, उसमें एक चेकलिस्ट होगी वेबसाइट इन डॉक्यूमेंट्स खोली नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आई थिंक एक सेकेंडरी चीज है। अपने सबसे पहले ये है कि आपको बस
ऑफर होनी चाहिए, ठीक आपको है। स्कॉलरशिप मिल जाए, बाकी Yes. आपको गाइड खुद करेंगे, खुद करेंगे। कोई टेंशन ही नहीं वो। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो गाइड खुद करेंगे और आधा प्रोसेस तो आपके चलें वो खुद ही करवा देंगे आपसे। Yes, yes. और मैं समझता ही हूँ कि हम ना डरते बड़े हैं उमर भाई, हम चीज़ को एक स्टेप लेने से बहुत डरते हैं। अगर हम डरते रहेंगे ना, वो बात ये है कि हम रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। रिस्क बंदा लेगा नहीं तो ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं करेगा। वो यही डर होता है कि यार रिजेक्शन आ गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन बंदे को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है PhD करना, अगर आपका वो है पढ़ने का मजीद तो आप ज़रूर अप्लाई करो। जर्मनी इज़ अ गुड ऑप्शन। रिजेक्शन तो देखो आएंगी, मुझे भी एक अच्छी जगह से रिजेक्शन आई थी। इंटरव्यू हुआ था मेरा, हाँ। और मेरे इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो गया, नेट का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था, फिर हम फ़ोन पे चले गए इंटरव्यू पे, कुछ प्रॉब्लम, लेकिन यार मुझे वहाँ से रिजेक्शन आ गई। तो लेकिन उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट सेम लेवल की पोजीशन मिल गई। तो कहने का मतलब है कि रिजेक्शंस आएंगी, और सबसे बड़ा एक और है कि पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस, हम यस। लोग कहते हैं यार मैंने अप्लाई किया, मेरा महीने के बाद मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ। एक और बात बताइएगा मेरे भी, PhD की अपॉइंटमेंट्स का क्या सीन है इस्लामाबाद एम्बेसी में? मैंने कतर से अप्लाई की थी, मुझे तो बहुत आसान था। अच्छा, और PhD की अपॉइंटमेंट कोई idea है? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इजीली मिल जाती है आपको फॉरन। ओके, मतलब PhD के बच्चे कम होते होंगे ना, तो हाँ, ऑब्वियसली फिर वो बुला उसमें लेते आपको होंगे। इस तरह लाइन में नहीं लगना पड़ता। ओके। वो आपको बस डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन राइज हुआ है, क्योंकि लोग अपॉइंटमेंट से बड़ा डरे हुए हैं, आ नहीं रही तो चक्कर नहीं है, मतलब इजीली मिल जाती है। ओके चलें। तो भाई उमर भाई, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला। मुझे पता है आप कितने बिजी होते हैं। स्टिल मैं उमर भाई के ना पीछे तकरीबन 2 हफ्ते से पड़ा हुआ था। उमर भाई PhD का इंटरव्यू उमर भाई कहते थे हाँ कर लेंगे। फाइनली आज मैंने उमर भाई को, उमर भाई चलें यार, आज इंटरव्यू करके छोड़ेंगे। खैर यार, ये था छोटा सा उमर भाई के साथ जो उमर भाई ने एक्सपीरियंस शेयर किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उमर भाई के इस एक्सपीरियंस से बहुत फ़ायदा मिला होगा। और जो भी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे कर दो। ये है कि उमर भाई बिजी बंदे हैं, मुझे कभी किचन में मिल गए या कहीं चलते हुए मिल गए तो मैं इनसे पूछ लूँगा और आप लोगों को बता दूंगा। बट ये नहीं है कि उस टाइमली रिप्लाई का मैं कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि मसला ये होता है कि इतना मुलाकात नहीं होती हमारी, उनकी टाइमिंग्स हमारी टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट हैं। अब वो काम पे होते हैं, वरना मैं इनको तंग करना चाहता हूँ भाई। जो PhD करने आते हैं ना, मुझे पता है रिसर्च का काम कितना मुश्किल काम है रिसर्च का उमर भाई। तो खैर, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और उमर भाई को। अल्लाह हाफिज़।